हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। जैसा कि मेरा नाम कुंदन है और मैं आप लोगों को थोड़ी सी हेल्प कर रहा हूँ। आप लोगों को 10th क्लास की साइंस सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। आज हम लोग, जैसे कि पिछले क्लास में हम लोग लाइट सीख रहे थे और लाइट में हमने रिफ्लेक्शंस का पार्ट, बहुत सारा चीज़ रिफ्लेक्शन का सारा ऑलमोस्ट सारा पार्ट कर लिया था। और मैंने पिछले क्लास में प्रॉमिस किया था कि आज हमने रिफ्रैक्शंस ऑफ लाइट को करना है। मतलब रिफ्लेक्शंस और रिफ्रैक्शन दो पार्ट थी, जिसमें हमने एक पार्ट खत्म कर लिया था। आज हमें क्या करना है, रिफ्रैक्शंस ऑफ लाइट करनी है। तो आज अगर अभी आप इस पार्ट को देख रहे हो, इस वीडियो को देख रहे हो, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि पहले आप फर्स्ट वाली पार्ट को देख ले, तो आपको ये वाली क्लास ज़्यादा समझ में आएगी। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो बिल्कुल आप लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कर लेना बिना कोई डर के। और मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ बोल रहा हूँ कि मैं आपका पूरा का पूरा सिलेबस कंप्लीट करवाऊँगा। बस आप एक मेरी मदद करो, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करो। तो चलिए चलते हैं बिना कोई टाइम बर्बाद किए हुए। पहला हेडिंग डाल लेते हैं हम लोग, रिफ्रैक्शंस ऑफ लाइट। जैसे कि आप लोगों को बताया था हम लोग अगले क्लास में, रिफ्रैक्शंस रिफ्रैक्शंस ऑफ लाइट सीखेंगे। ठीक है, सबसे पहले ये चीज़ सीखेंगे कि रिफ्रैक्शन होता क्या है। तो रिफ्रैक्शन होता है, मान लो कोई रे ऑफ लाइट इस तरह से आ रही है, सामने इसको कोई मीडियम मिल गया। मीडियम क्या होता है, आप मीडियम का बात कर लें तो यही चीज़ आपको सीखना है यहाँ पे कि मीडियम क्या होता है। मीडियम कोई भी, कुछ भी हो सकता है। जैसे हमारा आपको पानी मीडियम हो गया, एयर मीडियम हो गया, वैक्यूम मीडियम हो गया, ठीक है, ग्लास मीडियम हो गया। जहाँ से कुछ चीज़ें पास होती है उसको बोलते हैं मीडियम। तो यहाँ रिफ्रैक्शन जो होगा, हम हमेशा टू मीडियम की बात करेंगे। मान लो एक मीडियम से रे ऑफ लाइट्स आ रही है और दूसरी मीडियम में जा रही है। मान लो यहाँ पे एक मीडियम वन है, एक मीडियम टू है। तो मीडियम वन मान लो हमारा क्या है, एयर है। ऐसा मान चलते हैं, एयर है, इधर क्या है, पानी है, वाटर मीडियम मान लेते हैं इधर। ठीक है, तो मतलब हमेशा रिफ्रैक्शंस का केस जो होगा वो हमेशा दो मीडियम के रिस्पेक्ट में होगा। तो रिफ्रैक्शन मतलब होता है कि अगर रे ऑफ लाइट्स एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो इसके पाथ में चेंज हो जाती है थोड़ी सी, ये ऐसे हो जाती है। मतलब अपने पाथ में जाना चाहिए था इसको इस पाथ पे, लेकिन थोड़े से क्या हुआ, डेविएट हो गया। तो यही डेविएट, पाथ चेंज करने की घटना को ही रिफ्रैक्शन बोलते हैं। ठीक है, अगर आपसे सिंपली कोई पूछा जाए कि रिफ्रैक्शन क्या होता है तो आप ये बताना कि चेंज इन पाथ ऑफ लाइट रेज as it passes from one medium to another medium is called refraction of light। ठीक है, आप यही बताना है कि जब एक मीडियम से दूसरी मीडियम में जा रहा था रिफ्रैक्शन, हमारी रे ऑफ लाइट, तो वो क्या हुआ, रिफ्लेक्ट, थोड़ी से क्या हुआ, पाथ उसकी चेंज हो गई, उसको बोलेंगे रिफ्रैक्शंस। ठीक है, और सिंपल अगर आपको ऐसे बता देना कि भैया रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है, सिंपल बताना कि पाथ चेंज होगा जब एक मीडियम से दूसरी मीडियम में जाएगा, तो रिफ्रैक्शन जो हमारी रे ऑफ लाइट्स होगी उसकी पाथ चेंज हो जाएगी, तो उसको बोलेंगे रिफ्रैक्शंस ऑफ लाइट। ये सिंपल सा लैंग्वेज बता देना उसको। ठीक है, तो अगर आप लिखना चाहोगे तो मैं लिखवा देता हूँ, जैसा कि मैं डेफिनेशंस भी लिखवाता हूँ। ये मेरा एक फंडा है कि आपको कंप्लीट कोर्स देना होता है, कंप्लीट पैकेज दिखाना होता है, ताकि आप नोट्स बना सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे रिफ्रैक्शंस ऑफ लाइट में लिख लेना, चेंज इन पाथ, चेंज इन पाथ। हमारा मोटिव हमेशा रहता है कि आपको एक भी चीज़ ना छोड़ा जाए, तो इसलिए वीडियो का लेंथ थोड़ी सी बड़ी हो रही है। अगर आपको ज़्यादा स्लो लग रहा है तो थोड़ा सा इसको फास्ट कर लेना। ठीक है, क्योंकि मुझे लिखना पड़ता है यहाँ पे, तो इसलिए आपको समझाना ही पड़ता है, तो थोड़ा सा टाइम लग जाता है। तो चेंज इन पाथ ऑफ, यहाँ पे लिखना चेंज ऑफ इन पाथ ऑफ लाइट रे एज इट passes from
वन मीडियम टू another medium is called refractions of light। ठीक है, अब देखो हमने क्या बताया था कि जब एक मीडियम से दूसरी मीडियम जाएगा तो उसके पाथ में थोड़ी सी चेंज हो जाती है। अब ये चेंज कैसे होती है, उसकी एक थोड़ी सी नियम होती है कि कैसे चेंज होती है, कैसे रिफ्लेक्शन होता है। मतलब आपने रिफ्लेक्शन में क्या सीखा था, जो रे ऑफ लाइट्स आ रही थी आफ्टर रिफ्लेक्शंस क्या हो रही थी, वो सेम मीडियम में रिटर्न हो जा रही थी, यही सीखे थे ना हम लोग। लेकिन रिफ्लेक्शंस में क्या हो रहा है, जब एक मीडियम से जाएगी दूसरी मीडियम में पास हो जाएगी, रिफ्लेक्ट नहीं होगी। यही होगी रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन में अंतर होता है। रिफ्लेक्शन में क्या होता है, आफ्टर रिफ्लेक्शन रे ऑफ लाइट जो होगी वो सेम मीडियम में क्या हो जाएगी, रिटर्न हो जाएगी। लेकिन रिफ्रैक्शन में क्या होगा, एक मीडियम से दूसरी मीडियम में चला जाता है। ये चीज ध्यान रखना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। आपने ये लिख लिया ना, लिख लिया था, थोड़ा सा यहां नीचे हम करते हैं। मान लो ये हमारा क्या, एक ये हमारा रेयर मीडियम है, इसको रेयर मीडियम बोलते हैं, ठीक है। रेयर मतलब जहां पे एयर बोल सकते हो, रेयर मतलब होता है डेंसर, नीचे मान लो डेंसर, ठीक है। मान लो यहां पर से कोई रे ऑफ लाइट रे आई, लाइट रे आई, तो यहां पे क्या होगा, अब तो कुछ तो होगा ना। अब रे ऑफ लाइट यहां पर रेयर था, यहां हमारी डेंसर थी। अब देखो जो रिफ्रैक्शन होती है ओनली ड्यू टू द स्पीड ऑफ लाइट जो होती है रे की, उसकी चेंज, जो हमारी स्पीड होती है लाइट रे की, वो चेंज हो जाती है। चेंज हो जाती है तो मतलब झुकेगी, कहीं ना कहीं तो मुड़ेगी, या तो ऊपर जाएगी या तो नीचे जाएगी। तो इट्स डिपेंड्स ऑन मीडियम, जिसमें डेंसर मीडियम होगी, डेंसर मीडियम में क्या होता है, स्पीड ऑफ लाइट जो होती है वो कम हो जाती है थोड़ी सी इन कंपेयर देन रेयर मीडियम, ठीक है। तो रेयर मीडियम में स्पीड ज़्यादा होती है लाइट की और डेंसर मीडियम में कम होती है। तो अब जो जो बैंड करती है, उस पॉइंट पर बैंड करने के पॉइंट को बोलते हैं हम लोग नॉर्मल। यहाँ पे इस पॉइंट को बोल देंगे नॉर्मल है, ठीक है। तो अब जो ये सीधे जा रही थी तो जाना चाहिए था, ये जाना चाह रहा था इस पाथ पे, लेकिन इस पाथ पर जाके ये क्या होगा, थोड़ा सा बैंड हो जाएगा। बैंड किस वजह से होगा, मीडियम की वजह से। इधर क्या है, डेंसर मीडियम है, इधर क्या है हमारे रेयर मीडियम। डेंसर मतलब डेंस। अब देखो आप रेयर मीडियम ऐसे हम डिफाइन कर सकते हैं, यहाँ ट्रैफिक ऑफ मॉलिक्यूल्स, यहाँ पर जो हुआ है ट्रैफिक ऑफ मॉलिक्यूल्स थोड़ा सा है, इधर क्या है बहुत ज़्यादा है। तो हवा में ट्रैफिक ऑफ मॉलिक्यूल्स मतलब ऐसा समझ लो, एयर मॉलिक्यूल्स होते हैं, उसमें डस्ट पार्टिकल्स होते हैं बहुत सारे, उसमें थोड़ा सा कम होता है। यही डस्ट पार्टिकल्स से बहुत ज़्यादा हो जाएगा, उसको बोलेंगे डेंस, इधर बोलेंगे कम, मतलब इधर बोलेंगे रेयर। अब ये चीज़ समझ में आए, मतलब ट्रैफिक ऑफ मॉलिक्यूल्स या पार्टिकल्स बहुत ज़्यादा होगा इन कंपेयर देन रेयर को, तो उसको बोलेंगे, इसको बोलेंगे डेंस बोल देंगे, उसको बोल देंगे रेयर बोल लेंगे, ठीक है। तो आपसे ये कहा जाए कि जब लाइट रे ट्रेवल्स फ्रॉम रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम, तो यहाँ पे क्या फेनोमेनन हुआ कि ये बैंड करिए किधर, नॉर्मल की तरफ। तो ये केस 1 का बात कर लो अब, ये 1 केस, when light travels from rarer medium to denser medium its bends towards the normal। और इसमें एंगल आई, ये इंसिडेंट्स ऑफ एंगल आई होता है, और ये क्या होता है हमारा एंगल आर। इसको बोलेंगे इंसिडेंट रे, इसको बोलेंगे रिफ्रैक्टेड रे, ठीक है। इसको बोलेंगे इंसिडेंट रे, इसको बोलेंगे रिफ्रैक्टेड रे। ये क्या हुआ हमारा रिफ्रैक्टिव एंगल हो गया, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया, ठीक है। तो इसमें एंगल आई, ऑब्वियस सी बात आप दिख रहे हो ना, एंगल आई हमेशा क्या होगा, एंगल आर से बड़ी होगी, इसमें कोई दिक्कत, ठीक है। अब देखो ऐसा सेम चीज यहां पर हम बात कर लें, जब राइट रे ट्रेवल्स फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम, तो सेम चीज होगा यहां पे, ये फेनोमेनन सेम हो जाएगा ना। इसको हटा लेते थोड़ा सा,
आप बात बताओ कि यहाँ से कोई रे ऑफ लाइट्स गई, तो आपको बताया गया, तो डेंसर मीडियम में क्या होता है, काफ़ी ज़्यादा होता है ट्रैफिक ऑफ मॉलिक्यूल्स, बट रेयर मीडियम में क्या होता है, हल्का होता है। तो अब ये हमारा क्या हो, नॉर्मल हो गई। जिस पॉइंट से ये बैंड करेगा, चाहे वो पास आएगा या दूर जाएगा, तो उसको बोलेंगे रेयर। यहाँ पे आप देखो ये नॉर्मल है, इसमें क्या होगा, थोड़ा सा नॉर्मल से ये जाना चाह रहा था इस पाथ पे, लेकिन इस पाथ पर ना जाके ये थोड़ा सा टिल्ट हो गया इधर, मतलब नॉर्मल से दूर चला गया। तो इसको बोलेंगे आर, इसको बोलेंगे आई। तो इस केस में क्या होगा, हमारा एंगल आई जो है वो लेस देन हो जाएगा एंगल आर से। तो कोई दिक्कत, वेन अब यहाँ पे लिख सकते हैं आप, वेन रे ऑफ लाइट्स एंटर्स फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम इट्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल। एंड इस केस में लिख सकते हैं, वेन इंसिडेंट रे इंटर्स फ्रॉम रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम इट्स बैंड्स टुवर्ड द नॉर्मल। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं है। ये आपकी एक तरह से रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का दो नियम, मेन नियम है, इंपॉर्टेंट लॉ है, इसको याद रखना हमेशा, हमेशा के लिए जहन में बैठा लेना, ठीक है। और आप आपसे आगे बढ़ते हैं हम लोग थोड़ा सा, शायद ये आप लोगों को क्लियर हो गया होगा, नहीं क्लियर हुआ तो कमेंट सेक्शन में डालो, मैं फिर से क्लियर करूंगा, फिर से मैं अच्छे से वीडियो लेके आऊँगा। अभी मैं इस पे बोर्ड पे बना रहा हूँ, फिर मैं लाइव क्लास लेके आऊँगा, तो फिर मैं आप लोगों को क्लियर करूँगा, ठीक है। अब देखो ये जो रिफ्रैक्शन हो रही थी, आपको बताया था स्पीड ऑफ लाइट की वजह से ये रिफ्रैक्शन हो रही थी, जो अपने पाथ पर जा रहा था उस पाथ पर जाके क्या हो रहा था, थोड़ी सी या तो नॉर्मल की तरफ बैंड हो रही थी या नॉर्मल से दूर जा रही थी, उसी को बोल रहे थे हम लोग, उसी फेनोमेनन को बोल लेते हैं क्या, रिफ्रैक्शंस। अब देखो यहाँ पे एक हेडिंग डालो कि ये रिफ्रैक्शंस क्या कारण क्या है, क्यों होता है। कॉज ऑफ रिफ्रैक्शंस, रिफ्रैक्शंस का कॉज क्या है, तो आप ये बोलना कि जो स्पीड ऑफ लाइट्स होता है, स्पीड ऑफ लाइट डिफरेंट होता है इन डिफरेंट मीडियम, ये डिफरेंट होता है इन डिफरेंट मीडियम। जैसे एग्जांपल का लिए हम बता दो, आपको बता दूं, जैसे आपको रे ऑफ लाइट्स को पास करा रहे एयर से सीधा पानी में डाल दोगे, तो वहां क्या हो जाएगी, पानी में क्या हो जाएगी, उसकी लाइट स्पीड की घट जाएगी। क्यों, क्योंकि वाटर मॉलिक्यूल जो होता है वो ज़्यादा डेंस होती है, उसकी मॉलिक्यूल ज़्यादा कॉम्पैक्ट होता है इन कंपेयर देन एयर के मीडियम में, ठीक है। तो एयर को मान लेंगे हम रेयर मीडियम मान लेंगे, या पानी को मान लेंगे हम डेंसर मीडियम। तो जब भी रे ऑफ लाइट्स एयर रेयर से डेंसर में जाएगी, क्या हो जाएगी, हमेशा इसकी स्पीड लाइट घट जाएगी। तो यही होता है रिफ्रैक्शन का कॉज, ओनली होता है कि जो स्पीड ऑफ लाइट होता है वो डिफरेंट होता है डिफरेंट मीडियम में, ठीक है। तो स्पीड लाइट कितना होता है, मोर होता है किसमें, जो रेयर मीडियम होता है हमारा, इसमें क्या होता है, स्पीड ऑफ लाइट जो होता है वो इंक्रीज होता है, मतलब बहुत ज़्यादा होता है। अगर डेंसर का बात करेंगे तो इसमें स्पीड ऑफ लाइट क्या होता है, डिक्रीज कर जाता है। कोई दिक्कत है, तो इसलिए कहता है जब लाइट एंटर्स अ डेंसर मीडियम इट्स स्पीड रिड्यूस एंड इट्स बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल। जब भी आपको आप रस्सी लो इस तरह से घुमाना शुरू करो, जब उसकी स्पीड धीरे धीरे कम होगी तो क्या होगा, आपकी तरफ झुकने लगता है, मतलब आपकी तरफ गिरने लगता है पाँव पर। आप देखोगे बचपन में जब रस्सी बांध करके रस्सी में घुमाते थे स्पीड में, घुमाते 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 ये स्पीड जब कम होती थी क्या आपकी तरफ आ जाती थी ना। तो ये जस्ट लाइक ये समझ लो कि जब भी स्पीड ऑफ लाइट डिक्रीज होगी तो वो हमेशा नॉर्मल की तरफ बैंड हो जाएगी, ठीक है। यही होता है कॉज ऑफ रिफ्लेक्शंस। अगर आपसे एक एग्जाम्पल पूछ लिया जाए, अगर क्या क्या एग्जाम्पल है इस तरह से, तो आप ये बता सकते हो, जो बॉटम होता है टैंक का, पानी से भरा हुआ टैंक जो होता है, जब आप उसको ऊपर से देखते हो तो वो थोड़ा सा टैंकी का जो बॉटम पार्ट होता है वो ऊपर दिखाई पड़ता है, ठीक है। और अनदर एग्जाम्पल एक ले सकते हो, जब लेटर जो होता है, लेटर के ऊपर आप एक ग्लास रख देते हो, मतलब टेबल ऊपर देखते हो ना, बहुत सारे लोग रखते हैं, नीचे पेपर रखा रहता है उस पर ग्लास ऊपर से रखता है, तो लेटर क्या होता है, थोड़ा सा ऊपर दिखाई पड़ता है। तो यह क्या होता है, एक एग्जांपल है रिफ्रैक्शन, ये ओनली ड्यू टू द रिफ्रैक्शंस ऑफ लाइट की वजह से होता है। ये सब फेनोमेनन जो दिखता है आपको, ये रिफ्रैक्शंस ऑफ लाइट की वजह से होता है। आगे चलते हैं हम लोग
जो पेंसिल्स होती है, पार्शियल पेंसिल आपकी सिर्फ देखना है, एक कांच वाले ग्लास में लेकर के अभी पानी भर लो एक कांच वाले ग्लास में, उस ग्लास को रख दो और उसमें आधा पार्शियल पेंसिल डाल के रख दो, तो आपको पेंसिल जो थोड़ा सा टिल्टेड दिखाई पड़ेगी। वह होता है ओनली ड्यू टू द बिकॉज रीजन तो रिफ्रैक्शंस ऑफ लाइट की वजह से होती है। अब आगे और क्लियर होगा, जब हम आगे धीरे धीरे पढ़ेंगे तो आपको और आगे चीज़ें क्लियर होगा। फिलहाल अभी आपको इतना ही बता पाऊंगा मैं, ठीक है। और एक एग्जांपल और देख सकते हो, जब नींबू को डाल दो पानी के अंदर तो वो थोड़ी से क्या होगा, साइज में बड़ी दिखाई पड़ेगी, जो नॉर्मल साइज होगी उससे ज़्यादा बड़ा दिखता है। तो ये भी क्या हुआ, ड्यू टू ओनली द रिफ्रैक्शंस ऑफ लाइट की वजह से होता है। अगर आप आगे चलते हैं थोड़ा सा आगे, थोड़ा सा अपने चैप्टर को और आगे बढ़ाते हैं, रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास स्लैब का बात करते हैं हम। जो रेक्टेंगल ग्लास आप देखे होंगे कभी, तो यहाँ पे एक हेडिंग डाल लेना, रिफ्रैक्शन थ्रू अ रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब। आप ग्लास स्लैब देखे हो, इस तरह से मान लो कोई ग्लास स्लैब है आपका, रेक्टेंगुलर है, ठीक है, रेक्टेंगल तो पता है ना। अब देखो, आपको पहले ही बताया था रिफ्रैक्शन इज द फेनोमेना, जहां पर लाइट जाना चाहिए थी उस पाथ पर ना जाके उस पाथ से क्या होता है, थोड़ा सा वो चेंज हो जाता है। तो मान लो हमने यहां से एक रे ऑफ लाइट्स आई, इस तरह से आई, इसको जाना चाहिए था सेम पाथ पे, इसी पाथ पे चला जाता है ये। लेकिन यहां देखो, यहां पे ये इस पाथ पे नहीं जाएगी। क्यों नहीं जाएगी, कि ये हमारा मान लो मीडियम 1 है, ये हमारा क्या है, मीडियम 2 है, ये हमारा क्या हो जाएगा, मीडियम 1 है। कोई दिक्कत, क्योंकि ये हमारा पूरे के पूरे एयर है और ये हमारे बीच में सिर्फ ग्लास है। एक बात बताओ, अभी आपको सिखाया गया, क्या सिखाया गया, मान लो ये हमारा क्या है, नॉर्मल है, ये हमारा क्या है यहाँ पे, ये तो हो गया उधर। तो आपको बताया गया जब भी मान लो ये हमारा रेयर था और ग्लास की जो ट्रैफिक होती है मॉलिक्यूल्स की इन कंपेयर एयर जो होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, कॉम्पैक्ट होता है, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, डेंस मीडियम होगा इन कंपेयर रेयर के। तो ग्लास स्लैब को हम बोल देंगे ये हमारा क्या है, ग्लास स्लैब है, इसको बोल लेंगे हम लोग डेंसर मीडियम है, कोई दिक्कत। और ऊपर वाले को बोल लेंगे हम लोग रेयर मीडियम है, ये हमारा हो क्या होगा, इंसिडेंट रे, जो रे इंसिडेंट हो रही है नॉर्मल पे उसको बोलेंगे इंसिडेंट रे। अब देखो, आपको बताया गया कि जब भी वन मीडियम से दूसरी मीडियम में आती है तो रेयर से डेंसर में जाने क्या होता है, स्पीड ऑफ लाइट घट जाती है, तो घट जाती है तो क्या होगा, थोड़ा सा नॉर्मल की तरफ मुड़ेगी इस तरह से। अब देखो, अब यहाँ पे ये सेम मीडियम है, सेम मीडियम मतलब सेम सीधा सीधा चलते चला जाएगा ये, इसमें कोई डेविएशंस नहीं होगी, ठीक है। अब देखो, फिर इस पॉइंट पे आया तो इस पॉइंट पे इसका नॉर्मल अलग होगा। अब एक बात बताओ, अब जो हुआ है ये डेंस मीडियम है हमारा, डी मीडियम है, ये रेड मीडियम। अब जब भी डेंस मीडियम से रेड मीडियम आ रहा है तो कहने का मतलब स्पीड ऑफ लाइट क्या होगा, इंक्रीज करेगा ना। इधर हमारा स्पीड लाइट क्या था, स्पीड लाइट हमारा डिक्रीज कर गया, लेकिन यहाँ पे स्पीड लाइट क्या होगा, इंक्रीज करेगा। तो यहाँ पे क्या होगा, नॉर्मल जो है हमारी, नॉर्मल से क्या हो जाएगी, थोड़ी सी दूर चली जाएगी, यही होगा ना। तो जब भी डेंस मीडियम से रेयर मीडियम जाएगी तो हमारा इंसिडेंट रे जो होगा, ये जो हमारी आ रही थी इसको बोलेंगे इंसिडेंट रे, ये हमारे क्या हो जाएगी, रिफ्लेक्टेड रे, इसको बोलते हैं इमर्जेंट रे। बाद में जो रिफ्लेक्टेड रे के बाद जो इसमें इमर्ज रे आई, मतलब आफ्टर रिफ्लेक्शंस, उसको बोलेंगे
इमर्जेंट रे। अब देखो, जाना चाहिए था उसको इस पाथ पे, लेकिन जब यहाँ ग्लास रे से हम रे ऑफ लाइट्स को पास करते थे तो उस पाथ पर ना जाके हमारी इस पाथ यहाँ से ऐसे दिख रही है, तो मतलब इतना डेविएशन इस पाथ पे हो गया, तो इसको बोलेंगे लेटरल डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे। इसको बोल लेंगे लेटरल डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। इसको बोलते हैं इमर्जेंट रे, इसको बोलेंगे रिफ्रैक्टेड रे, इसको बोलेंगे इंसिडेंट रे। तो कोई दिक्कत है? मान लो हमारा ABCD कोई 4 क्लास लैब था, जिसमें ये इंसिडेंट रे होगी, रिफ्लेक्टेड रे, मतलब इतनी जाना चाहिए था इस पाथ पे लेकिन इतनी इमर्ज हो गई। तो आई को आपको पता ही है एंगल ऑफ इंसिडेंस बोलते हैं, आर को एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बोलते हैं। और एंगल ऑफ, देखो ये हमारी नॉर्मल के साथ एंगल इंसिडेंस बनाई, तो इसको बोलेंगे एंगल ऑफ इंसिडेंस, इसको बोलेंगे एंगल ऑफ रिफ्लेक्टेड, और इसको बोलेंगे हम लोग इमर्जेंट एंगल। तो एंगल आई, एंगल आर, एंगल ई, एंगल ऑफ इंसिडेंस, रिफ्रैक्टेड एंगल, इस बोलेंगे इमर्जेंट एंगल, ठीक है। तो ये आपकी कॉन्सेप्ट हो गई एक तरह से, लेटरल डिस्प्लेसमेंट आपको पता चल गया। अब देखो, तो ये हटा लेते हैं, ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपको, आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसको देख लेना है। फिगर बना लिया होगा, सब कुछ समझ में आ गया आपको? अगर थोड़ी सी भी समझ में नहीं आया तो आप कमेंट सेक्शन में डालो, मैं क्यों क्लियर करूंगा, ठीक है। आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया, क्योंकि मैंने पूरी तरह से कोशिश की आप लोगों को समझाने का। दिमाग में बस ये रखना है कि स्पीड ऑफ लाइट कहाँ इंक्रीज करेगी, कहाँ डिक्रीज करेगी। डिक्रीज वहीं करेगी जहाँ पे ट्रैफिक ऑफ मॉलिक्यूल्स जो है, ट्रैफिक ज़्यादा होगी वहाँ पे डिक्रीज करेगी। जैसे आप मान लो कोई चौड़ा सा रोड है, सड़क है, अब देखो जहाँ पे ट्रैफिक ज़्यादा होगी, ट्रैफिक ज़्यादा होगी, जब आपकी गाड़ी चल रही होगी तो क्या होगी, स्पीड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। जहाँ पे ट्रैफिक कम होगी वहाँ पे आपकी गाड़ी की स्पीड क्या होगी, ज़्यादा हो जाएगी। तो यही दिमाग में रखना, ट्रैफिक इन द सेंस ऑफ मॉलिक्यूल्स, जहाँ ट्रैफिक मॉलिक्यूल्स वहाँ पर, अगर मान लो वाटर के केस में बात कर लेंगे, गैसियस मॉलिक्यूल्स की बात कर लेंगे, तो जहाँ पे ट्रैफिक कम होगी वहाँ पे स्पीड ऑफ लाइट ज़्यादा होगी, ठीक है। जैसे बर्फ़ का सिली ले लो, अब बर्फ़ का सिली के बाद आप ग्लास मीडियम ले लो, तो सब हर एक मीडियम की अलग अलग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होती है। अब यही कैपेसिटी होता है। आगे हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में थोड़ी सी डिस्कशन करेंगे। फिलहाल आगे हम बस ये सीखेंगे कि लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन क्या होता है। क्योंकि मुझे पता नहीं होता ना एक्चुअली क्या हो रहा है, कभी कभार कुछ गड़बड़ियाँ होती है, क्योंकि मुझे कोई यहाँ पे अभी टोकने वाला नहीं होता है ना बीच में कि हाँ सर मुझे समझ में नहीं आई, इसलिए मैं वीडियो बनाते निकलते जाता हूँ, ठीक है। तो अगर आप लोगों को कोई दिक्कत हो कमेंट सेक्शन में डाल देना, क्योंकि बीच में कोई पूछता है ना क्वेश्चन कि कोई समझ में नहीं आया, तभी उसको क्लियर कर पाते हैं। लेकिन अभी कोई पूछने वाला नहीं है तो मैं सिंपली क्या कर रहा हूँ, वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है। तो आप लोगों को अगर समझ में नहीं आ रहा होगा तो कमेंट सेक्शन में डालना, मैं आपको क्लियर करूँगा, ठीक है। अब देखो, जिस तरह से आपको लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन बताया गया था, उसी तरह से रिफ्रैक्शन भी होता है, तो एक नियम के साथ होता है, तो उसी नियम को बोलते हैं लॉज ऑफ रिफ्रैक्शंस। तो इसमें भी लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन जो होगा, आपको दो तरह के लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन है, ठीक है। पहला है, आपको लॉज ऑफ रिफ्रैक्शंस के बारे में बात करेंगे, तो पहला लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन होता है जो इंसिडेंट रे है हमारा एंड रिफ्लेक्टेड रे, शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल। नॉर्मल के बारे में पता ही है, नॉर्मल जो है नॉर्मल टू द इंटरफेस ऑफ टू ट्रांसपेरेंट
media at the point of incidence all lie in the same plane। मैं अभी एक्सप्लेन करता हूँ, आप हो सकता है आप लोगों कुछ लोगों को समझ में आया होगा कि इंसिडेंट रिफ्लेक्टेड एंड नॉर्मल टू द इंटरफेस। आपको बताया गया कि मान लो ये रिफ्लेक्टेड, ये रेयर मीडियम है, ये हमारे डेंसर मीडियम है, ठीक है, रेयर मीडियम है, ये हमारा डेंसर मीडियम है। आपको बताया गया है कि ये हमारा नॉर्मल हो गया, तो आपको बताया गया है कि जो रिफ्रैक्शंस होगा ना हमेशा दो ट्रांसपेरेंट मीडियम के बीच में ही होता है। यहाँ पे कोई दिक्कत, तो एक मीडियम से जो रे ऑफ लाइट आएगी दूसरी मीडियम में पास करना है, उसी को बोलते हैं ट्रांसपेरेंट मीडियम। मान लो यहाँ पे एक रेयर मीडियम था, रेयर मीडियम ऑलरेडी ट्रांसपेरेंट होता है, डेंसर मीडियम क्या होता है, ऑलरेडी ट्रांसपेरेंट होता है। मतलब ट्रांसपेरेंट मतलब आर या पार, आर इस पार से उस पार दिखाई देना, उसको बोलते हैं ट्रांसपेरेंट मीडियम। तो यहाँ पे मान लो कोई रे ऑफ लाइट्स इस तरह से आई, तो रेयर मीडियम है हमारी। आपको बताया गया कि रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम जाएंगे तो क्या होगा, नॉर्मल की तरफ झुक जाती है। क्यों झुक जाती है कि डेंसर मीडियम में ट्रैफिक ज़्यादा होती है, इसकी स्पीड ऑफ लाइट कम हो जाती। तो यहाँ पे यही बोलता है कि इंसिडेंट रिफ्लेक्टेड एंड नॉर्मल टू द इंटरफेस ऑफ द ट्रांसपेरेंट मीडिया। ये तो इंटरफेस ऑफ टू ट्रांसपेरेंट मीडिया एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट, इसको बोलते हैं इंसिडेंट पॉइंट, इसको बोलते हैं IR, इसको बोलेंगे पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, ऑल लाई इन द सेम प्लेन। ये सब क्या होगा, एक ही प्लेन में होगा। ऐसा नहीं कि 2D निकल के 3D में आ जाएगी। इधर से रे ऑफ लाइट आ रही है, इस मान लो बोर्ड पे कोई रे ऑफ लाइट यहाँ से आ रही है तो इसी बोर्ड पे निकल जाएगी इस तरह से। ऐसा नहीं कि ये इस तरह से आ जाएगी। तो ये आपका फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन हुआ, ठीक है। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं हम लोग। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन कब कर रहे हैं ना, तो फर्स्ट लॉ आप लोगों को क्लियर हो गया होगा, आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। सेकेंड लॉ क्या होता है, ये द रेशियो ऑफ साइन एंगल जो होता है, आप इंसिडेंट, ये एंगल आई हो जाएगा, ये क्या होगा एंगल ऑफ, इसको बोलेंगे एंगल आई, इसको बोलेंगे एंगल आर। तो हमने रिफ्लेक्शन का नियम पढ़ा था, एंगल आई इक्वल टू एंगल आर पढ़ा था, याद है। लेकिन इस केस में ये नहीं होता है ऐसा, ये यहाँ पे नहीं होता है, रिफ्लेक्शंस के केस में ऐसा नहीं होता है। यहाँ पे कैसे होता है, यहाँ पर इसको बोलते हैं स्नेल्स लॉ। द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल जो होता है आपका, यहाँ पर ये नहीं होकर के ये इसको हटा देना चाहिए, साइन आई बट्टा साइन आर। जो एंगल ऑफ इंसिडेंस रे है, रिफ्लेक्टेड रे है, उसका साइन का इक्वल टू होता है म्यू। अब म्यू क्या है, म्यू एक नया कॉन्सेप्ट आ गया आपको, जिसकी वैल्यू कांस्टेंट होती है, हमेशा क्या होता है, फिक्स होता है। हर एक मीडियम के लिए अलग अलग इसको बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है। इस म्यू को बोलते हैं नोन एज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। आगे हम क्लियर करते, घबराइए मत कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, बहुत आसान चीज होता है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कुछ भी नहीं होता है। तो आपको सेकेंड लॉ में ये लिख लेना, द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन फॉर द लाइट ऑफ ए गिवन कलर इज कांस्टेंट। तो आप ऐसा लिख लेना, ठीक है। मैं फिर से एक बार रिपीट कर दे रहा हूं कि सेकेंड लॉ क्या है, द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शंस for the light of given color is constants for a given pair of media। इसको बोलते हैं स्नेल्स लॉ। इट इज एक्सप्रेस्ड एज, ऐसा लिखना, साइन आई बाय सार आर। तो आपको अगर साइन आई बाय सार आर कोई पूछेगा कि दो रिफ्लेक्शंस ऑफ लॉ का नियम बता देना, पहला ये बता देना, इंसिडेंट रिफ्लेक्टेड और नॉर्मल क्या होता है, जो इंसिडेंस होता है, इंसिडेंस पॉइंट पर क्या सारा एक ही प्लेन में होता है, और साइन आई इक्वल टू साइन आर भी बता दोगे तो भी आपका काम चल जाएगा, ठीक है।
अब एक कांस्टेंट आता है इसमें म्यू, तो म्यू के बारे में अलग से एक हेडिंग बनाते हैं, अलग से सीखेंगे हम लोग, इसमें नहीं सीखेंगे। एक हेडिंग डाल लीजिए, नया हेडिंग, इसको हटा लेते हैं यहाँ से, यहाँ पे लाइट लिख देते हैं। एक नया हेडिंग डाल लीजिए, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का बात करें, जिसको हम म्यू बोलते हैं, देखो हर एक मीडियम के लिए म्यू की वैल्यू अलग अलग होती है। जो क्या करता है, आपको जो रे ऑफ लाइट्स आती है उसकी जो डायरेक्शन में डेविएशन होती है ओनली ड्यू टू दिस म्यू। ठीक है, इसको ऐसा बोल सकते हैं, द एक्सटेंट द चेंज इन डायरेक्शन दैट टेक्स प्लेस इन अ गिवन पेयर ऑफ मीडिया इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, जो एक्सटेंशन हम एक्सटेंड करते हैं, चेंज इन डायरेक्शन दैट टेक्स प्लेस अ गिवन पेयर ऑफ मीडिया इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अगर आपको इस तरह से 1mu2 बोला गया, तो आपको इसका मतलब ये हुआ कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 बट्टा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1। आपको ये बताया गया कि हर एक मीडियम की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होती है, अलग अलग होती है। जैसे वाटर मीडियम की अलग होती है, एयर मीडियम की अलग होती है, ग्लास मीडियम की अलग होती है, कांच आपको जो आइस होती है उसकी मीडियम अलग होती है। तो ये बहुत सारे मीडियम मिल जाएगा आपको, जिसमें हर एक मीडियम की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग अलग होगी। ठीक है, तो आप इसको ऐसे ही बोल सकते हैं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज द बेंडेशन कैपेसिटी ऑफ रे ऑफ लाइट। इसको इस तरह से दूसरे वे में भी समझ सकते हैं कि लाइट को बेंड करने की कैपेसिटी होती है, जिसको हम लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलते हैं। आप ऐसा बता देना कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है वह हर एक मीडियम की अलग अलग होती है। अगर 1mu2 कहीं पे लिखा हुआ, इसका मतलब ये समझना कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 बट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 इक्वल टू क्या होता है हमारा, साइन आई बटा साइन आर। ऑलरेडी आप सीख चुके हो ना, म्यू यहाँ पे आप ये चीज सीखे थे ना, साइन आई बटा साइन आर इक्वल टू म्यू, ये चीज सीखा था। तो हमने इसी का यूज किया कि 1mu2 इक्वल टू बोलेंगे साइन आई बटा साइन आर। इसी तरह से आपको अगर ए म्यू जी इस तरह से लिखा रहेगा, तो आप ऐसा समझना कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ जी बटा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ, सॉरी यहाँ पे डब्लू म्यू जी, मतलब यहाँ पे हुआ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर और ग्लास मीडियम का बात कर रहे हैं। यहाँ पे दो मीडियम का बात कर रहे हैं, तो म्यू जी बट्टा म्यू डब्लू। अब देखो ये हमेशा एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, तो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमेशा जो एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है उसी के केस में मेजर किया जाता है। तो हमेशा ए म्यू जी बटा ए म्यू डब्लू होगा। तो ये आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो गया। आगे आप जब क्वेश्चन बनाएंगे तो उसमें हम इसको यूज करेंगे। ठीक है, तो आप बुक में देख लेना कि हर एक मीडियम की अलग अलग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। आगे जब हम क्वेश्चन बनाएंगे तो और चीज़ें आप लोगों की क्लियर हो जाएगी। थोड़ा सा और एक चीज़ क्लियर कर दे देते हैं। एक आध आपको जो स्पीड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू एंड स्पीड ऑफ लाइट में क्या रिलेशन है, थोड़ा सा वो करवा दे रहा हूँ, क्योंकि आपको हो सकता है पेपर में आगे क्वेश्चन में आए। अगर आपको म्यू का बात कर लेंगे तो स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम या एयर जो होता है हमारा क्या होता है, सी होता है, और स्पीड ऑफ लाइट जो इन मीडियम जो होता है हम उसको भी से डिनोट करते हैं।
तो म्यू इक्वल टू सी बाई वी बी डिनोट करता है, वेयर सी क्या हमारा स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। और इसको याद रखना कि स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। कोई दिक्कत? इस तरह से आपको इसमें क्वेश्चन आएगा तो आप बनाना, ठीक है। अब हम आलो अब धीरे धीरे हम लोग क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं कि आपका ये रिफ्लेक्शन का पार्ट खत्म हो चुका है, ठीक है। अब देखो, अब रिफ्रैक्शन थ्रू हमारा लेंस पे आते हैं। हमने बहुत सारा मिरर का चीज़ सीख लिया, मिरर से रिफ्लेक्शन सीख लिया। अब देखो रिफ्रैक्शन हो रहा है, आपको बताया गया है कि रिफ्लेक्शंस में जो भी रे ऑफ लाइट आएगी वो पास हो जाएगी, मतलब कोई रिफ्लेक्टेड नहीं होगा, मतलब जो रे ऑफ लाइट्स आ रही है वो सीधा सीधा क्या हो जाएगा, पास हो जाएगा। तो ये तो लेंस के केस में होता है। आपको पता है ये लेंस, जब चश्मा आप लगाते हो, आंखों में स्पेक्स लगाते हो, तो वहाँ क्या होता है, रे ऑफ लाइट्स का रिफ्लेक्शन होता है, नहीं होता है ना। जो रे ऑफ लाइट्स आ रही है बाहर से वो आपके आंखों के रेटिना तक पहुँचती है, ठीक है। तो इस तरह से क्या होता है, रिफ्रैक्शन की फेनोमेना लेंस में भी आती है। तो अब लेंस कब आता है, तो हम क्या पढ़ेंगे, आप लेंस पढ़ेंगे, पूरे पूरे लेंस की प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। लेंस क्या होता है, लेंस भी कॉन्वेक्स लेंस, कॉनकैव लेंस, दो तरह के लेंस होते हैं। अभी फिलहाल आप लोगों को दो तरह के लेंस पढ़ने हैं, बाद में हम लोग स्फेरिकल लेंस, सिलेंड्रिकल लेंस, लेंस बहुत सारे तरीके होते हैं, लेकिन आपको 10th लेवल पे सिर्फ लेंस दो तरह के सीखने हैं, कॉन्वेक्स लेंस एंड कॉनकैव लेंस। तो अब ये सब चीज़ हटाते हैं और धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं लेंस की तरफ। तो नया हेडिंग डालिए आप लोग, लेंस। अब देखो लेंस कितने तरह के होते हैं, फिलहाल अभी हम लोगों को सीखना है कॉन्वेक्स लेंस और कॉनकैव लेंस। तो इस तरह हम इस तरफ डालिए, आप हेडिंग डालिए कॉन्वेक्स, इस तरफ डालिए कॉनकैव, ठीक है। तो अगर आपको कॉन्वेक्स लेंस पूछा जाए तो इस तरह से देखो, कॉन्वेक्स, जिस तरह से आपको कॉन्वेक्स मिरर का याद है ना, और कॉनकैव मिरर याद है ना, क्या मतलब क्या था, गुफा टाइप का बनाना था। कॉन्वेक्स मतलब क्या होता है, थोड़ा सा उभरा हुआ जो 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 रिफ्लेक्टिंग सरफेस था वो इनवर्ड क्या था, कॉन्वेक्स में क्या होता है, अपवर्ड था, कॉनकैव में इनवर्ड था। तो अब इसी तरह से होगा कि कॉन्वेक्स में हमारा जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, हमेशा रिफ्लेक्टिंग सरफेस नहीं होगा, अब इसमें क्या होगा, रिफ्रैक्टिंग सरफेस होगा। दोनों तरफ, दोनों के दोनों सरफेस क्या होगा, रिफ्रैक्ट करेगा, रे ऑफ लाइट्स को रिफ्लेक्ट नहीं करेगा, हमेशा क्या करेगा, रिफ्रैक्ट करेगा। तो ये इस तरह से हो जाएगा, ये फुल लेंस हो जाएगा, या इसकी का हाफ लेंस हो जाएगा, या इसको इस तरह से हो जाएगा। तो ये आपका कॉनकैव लेंस, सॉरी कॉन्वेक्स लेंस इस तरह से दिखेगा आपको। अगर कॉनकैव लेंस का बात करेंगे, मतलब कैविटी, हमेशा कैब मतलब याद रखना, कैब इस तरह से होता है ये। तो इसमें कैब, केव दिख रहा है आपको, केव दिख रहा है ना इधर, तो इस तरह से क्या होगा, उसको बोले कॉनकैव। इसी का हाफ पार्ट ले लीजिए, इसको आधा कर दीजिए, ये हो जाएगी कॉनकैव, कॉनकैवो कॉनकैव, इसको बोलते हैं कॉनकैवो कॉन्वेक्स, इसको बोलते हैं कॉन्वेक्सो कॉन्वेक्स, ठीक है। तो ये आपकी हो गई कॉन्वेक्स लेंस और कॉनकैव लेंस, इस तरह से दिखेगा आपको, ठीक है। अब हम एक 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 करके आगे आगे बढ़ते हैं, कॉन्वेक्स लेंस और कॉनकैव लेंस के लिए बात करते हैं। तो कुछ डेफिनेशन रिलेटेड होगा इस लेंस से, जिस तरह से हम लोग मिरर में सीखे थे उस तरह से यहाँ भी सीखेंगे हम लोग, ठीक है।
तो देखो लेंस की बात कर रहे हैं हम लोग, तो यहाँ आप इस तरह से, ये कौन सा लेंस हो गया आपका, बताओ, कॉन्वेक्स लेंस। जो ये ऊपर बार उठा हुआ है ना, इसको बोलेंगे कॉन्वेक्स। कैब मतलब क्या होता है, अंदर की तरफ झुका हुआ, कैब अंदर की तरफ क्या हुआ, कैविटी, इसको क्या बोलेंगे, कॉनकैव। ठीक है, कोई दिक्कत। तो जिस तरह से आपको बताया गया था इसमें भी यही होगा, प्रिंसिपल एक्सिस होगा। ठीक है, तो इसको बोलते हैं यहाँ पे ऑप्टिकल सेंटर। अब देखो, तो इसमें क्या हो रहा है कि आपको दो तरह के स्फेरिकल का पार्ट दिख रहा होगा, यहाँ पे देख रहे हो, दो तरह के स्फेयर के पार्ट दिख रहा है ना। इस तरह से दो तरह के स्फेयर का पार्ट दिख रहा है, ये इंडिविजुअल होता है, ये दिखेगा नहीं आपको। ठीक है, ये हटा देते। तो आप ऐसा समझ लेना कि कॉन्वेक्स और कॉनकैव दोनों लेंस जो होता है एक स्फेयर का ही पार्ट होता है। तो अब यहाँ पे क्या हुआ, दो तरह के स्फेयर के पार्ट है, हर एक लेंस, इस लेंस में भी दो स्फेयर लगा हुआ है, इस लेंस में भी दो स्फेयर लगा हुआ है, इस तरह समझ लीजिए। अब दो स्फेयर है तो दो सेंटर होगा, दो रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा। अब आगे बढ़ेंगे धीरे धीरे तो वो आपको क्लियर करते जाऊंगा मैं। आप देखो, हर एक चीज़ क्लियर करूंगा, एक एक पॉइंट क्लियर करूंगा, कोई घबराने की जरूरत नहीं है। आप लोग मेरे साथ बने रहिए बस। अब देखो, इसको बोलते हैं हम लोग ऑप्टिकल सेंटर। इसमें भी ओ बोलेंगे, इसी तरह से इसको बोलेंगे ऑप्टिकल सेंटर। इसको ओ पॉइंट बोल लेते हैं, इसको हमेशा ओ पॉइंट बनते हैं ऑप्टिकल सेंटर को। ठीक है, अब देखो, जब भी ऑप्टिकल सेंटर से कोई रे ऑफ लाइट्स आएगी, इसमें कोई डेविएशंस नहीं होगा। अब मान लो अगर पीएस है, कोई रे ऑफ लाइट्स आ रही है, इंसिडेंट रे, इसमें कोई चेंज नहीं होगा। तो आप पहला पॉइंट ये याद रखना कि ऑप्टिकल सेंटर से कोई भी रे ऑफ लाइट्स गुजरेगी तो उसमें कोई डेविएशन नहीं होगा। इसी का यूज करके बाद में हम इमेज बनाने वाले हैं। तो पहला चीज़ दिमाग में हमेशा याद रखना है, ऑप्टिकल सेंटर से कोई भी रे ऑफ लाइट्स गुजरेगी इसमें कोई डेविएशंस नहीं होगी। ठीक है, और एक चीज़ बताना भूल गए थे, जिस तरह से कॉन्वेक्स लेंस थी उसको बोलते हैं हम लोग कॉन्वर्जेंट लेंस, और जो कॉनकैव लेंस थी उसको बोलते हैं डाइवर्जेंट लेंस। इसमें जो भी रे ऑफ लाइट्स आएगी उसको क्या करेगी, एक जगह एक पॉइंट पर कन्वर्ज करती है इस तरह से। ठीक है, इस तरह से। और ये इसमें रे ऑफ लाइट्स आती है तो क्या करता है, ये डाइवर्जेंट करता है इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से डाइवर्जेंट करता है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं कन्वर्जेंट लेंस, इसको बोलते हैं डाइवर्जेंट लेंस। ये याद रखना। ठीक है, ये चीज़ बताना तभी हम भूल गए थे, बट इसको आप दिमाग में रखना कि कॉन्वेक्स लेंस, कॉनकेव लेंस को कन्वर्जिंग लेंस और डाइवर्जिंग लेंस क्यों बोलते हैं। ठीक है, इसलिए बोलते हैं ताकि जो रिफ्लेक्ट्स हो रहा है आफ्टर रिफ्लेक्शंस एक जगह मीट करती है या तो डाइवर्ज करती है। ठीक है, तो पहला ऑप्टिकल सेंटर के बारे में पता चल गया आपको। अब देखो आगे बढ़ते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है। आपको पहले ही बताया गया था कि जो लेंस होती है हमारी, दो स्फेयर की पार्ट होती है, इसमें कोई दिक्कत, कोई शक नहीं है, दो तो दिख ही रहा है। अब एक बात बताओ, अब इसमें क्या होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा। इसमें क्या होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर, इस सर्किल का क्या होगा, सेंटर तो होगा, इस सर्किल का सेंटर होगा। अब ये भूल जाओ, ये कुछ नहीं है, ये भूल जाओ। क्यों दो सेंटर होता है, तो अब हमेशा लेंस में आपको पूछा जाए तो ये आपका हो गया ऑप्टिकल एक्सिस, ये हो जाएगा आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये भी हो जाएगा क्या, सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो अब इस तरह से दो सेंटर ऑफ कर्वेचर होती है। ठीक है, तो सेंटर्स इसमें बोल सकते हैं टू इमेजिनरी सरफेस, इसमें क्या होगा, टू इमेजिनरी स्फीयर्स होगा जिसका लेंस क्या है, एक पार्ट है,
इसमें ऐसा बोल सकते हैं, दिस सेंटर्स ऑफ टू इमेजिनरी स्फीयर्स ऑफ विच द लेंस इज अ पार्ट आर कॉल्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ द लेंस, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय सी। तो हमेशा क्या पास होता है, एक लेंस के पास टू सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है विथ रिस्पेक्ट टू इट्स कर्व्ड सरफेस। अब ये C1 हो जाएगा, ये C2। यहाँ कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं होगा। अब देखो प्रिंसिपल एक्सिस तो हमेशा क्या होता है, इमेजिनरी लाइन होता है जो टू सरफेस स्फीयर्स को जोड़ता है, ये चीज़ दिमाग में रखना। तो इमेजिनरी लाइन विच ज्वाइनिंग द टू सेंटर्स ऑफ कर्वेचर इज कॉल्ड द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ अ लेंस। प्रिंसिपल एक्सिस ऑल्सो पासेस थ्रू द ऑप्टिकल सेंटर। अब देखो, तो आपको ये प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं, इसको कोई दिक्कत है? इसी तरह से हम क्या बोलते हैं, कॉन्वेक्स। ये तो हमारे क्या है, कॉन्वेक्स लेंस। इसी तरह से कॉन्केव लेंस में भी होगा प्रिंसिपल एक्सिस, इसको प्रिंसिपल एक्सिस भी बोलते हैं। कोई दिक्कत? C1 C2 सेंटर ऑफ कर्वेचर्स हो गया। अब देखो प्रिंसिपल फोकस क्या होता है, थोड़ा सा अभी ये भी जान लेते हैं, क्योंकि ये सब चीज़ जानेंगे तभी जाकर हम इमेज बना पाएंगे, ठीक है, थ्रू लेंस। और इमेज आपको पता है लेंस कितनी इंपॉर्टेंट चीज़ होता है हमारे ह्यूमन लाइफ्स के लिए। हर एक की आंखों पे देखते हैं, बहुत सारे लोगों की आंखों पे स्पेक्स होती है। जब तक इसके बारे में जानकारियाँ नहीं होगी तो आपको लेंस के बारे में पता नहीं चल पाएगा, कौन सा आदमी को कौन से डॉक्टर जो ट्रीटमेंट करती है उसको इस लेंस के बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। तो हमें लेंस के बेसिक्स तो पता करना पड़ेगा। अब देखो प्रिंसिपल फोकस के एक हेडिंग डाल लेना। प्रिंसिपल फोकस क्या होता है? अब बताओ कि प्रिंसिपल फोकस क्या होता है। हम एक नंबर यहाँ डालते हैं, फर्स्ट हेडिंग डालना, फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस। दो तरह के फोकस, अब देखो आपको सेंटर ऑफ कर्वेचर दो बताया, तो प्रिंसिपल फोकस भी क्या होगा, दो होंगे। तो फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस क्या होता है, फर्स्ट PF, फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस क्या होता है। अब देखो हमेशा ये हमारा क्या है, कॉन्वेक्स लेंस है। ये क्या है हमारा उठा हुआ पार्ट को बोलेंगे कॉन्वेक्स लेंस। अब ये देखो इसमें आपको ये क्या है, हमारा ऑप्टिकल सेंटर। तो आपको ये बताया गया था प्रिंसिपल फोकस एक वो ऐसा पॉइंट है लेंस में जहां पर क्या होता है, द रे स्टार्टिंग, जहां से इस पॉइंट से कोई भी रे ऑफ लाइट आएगी आपको लेंस पे ये बीच में मान लो ये क्या हमारा, इसकी नॉर्मल हो गई लेंस। तो प्रिंसिपल फोकस लेंस का वो पॉइंट है जहां से कोई भी रे ऑफ लाइट्स आएगी और हमेशा क्या हो जाएगा, वो पैरेलल हो जाएगी। तो आपको ये बता सकते हो ना कि प्रिंसिपल फोकस इज दैट पॉइंट, ऐसा बोल सकते हैं, इट इज अ पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस। ये हमारा क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस है। इट इज अ पॉइंट on the principal axis of lens, the ray starting from a direct to which become a parallel to principal axis after refractions। refractions क्या होता है कि एक मीडियम हमारा था रेयर मीडियम, दूसरा क्या हुआ, ग्लास मीडियम, ये हो ना। तो ग्लास मीडियम से जब हमारी रे ऑफ लाइट्स निकली, इसमें स्पीड ऑफ लाइट्स कुछ ना कुछ तो चेंज हुआ होगा ना, तभी तो ये क्या हुआ, सीधा हो गया। हमारे जो रे ऑफ लाइट इस तरह से आ रही थी, तो नॉर्मल से टकराने के बाद क्या हुआ, पैरेलल हो गई। तो इंसिडेंट हुई ना, स्पीड ऑफ लाइट डिक्रीज हुई ना, स्पीड लाइट डिक्रीज होने के बाद वजह से क्या हुआ, इसकी रे ऑफ लाइट में बेंडेशन हुई ना। तो ये हुआ एक तरह से कि जो रे ऑफ लाइट्स ये फोकस, इसको बोलेंगे F1, ठीक है। तो F1 हमेशा आपको कॉनकैव मिरर में आपको ये बताया गया था, इधर वाला चीज़ क्या होता है, निगेटिव होता है। अब देखो इसी तरह से होगा आपको, ये हमारा क्या है, कॉनकैव। आपको बताया गया था कि कॉनकैव मिरर में सेम डेफिनेशन से आएगा। कॉनकैव मिरर में आपको ये क्या हो जाएगा, इस तरह से ही क्या हो जाएगा, नॉर्मल हो जाएगा। तो वो पॉइंट जहाँ पे
रे ऑफ लाइट क्या हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी, उसको बोलेंगे हम लोग प्रिंसिपल फोकस। ठीक है, अब देखो ये रे ऑफ लाइट तो इस पैरेलल होगी, मीट नहीं कर, इसको क्या कहते हैं वर्चुअली हम लोग क्या कराते हैं, मीट कराते हैं, इस तरह से, इस तरह से मीट कराते हैं, तो इसको बोल लेंगे हम लोग F1। तो आप देखो जो कॉनकैव मिरर था हमारा, कॉन्वेक्स मिरर में F1 क्या था हमारा निगेटिव, इसमें क्या हो जाएगा हमेशा F पॉजिटिव। ये दिमाग में रखना, साइन कन्वेंशन अभी हम बताते जा रहे हैं, बाद में साइन कन्वेंशन में ज़्यादा कुछ नहीं सीखेंगे हम लोग। तो इसी तरह से सेकेंड प्रिंसिपल फोकस भी होगा, जो रे ऑफ लाइट जो होगा, पैरेलल रे ऑफ लाइट्स आएगी वहाँ जहाँ पे मीट करेंगे तो उसको बोलेंगे F2। ठीक है, तो इसी तरह से फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस और सेकेंड प्रिंसिपल फोकस होगा। फोकल लेंथ क्या होगा, फोकल लेंथ होगा कि इसके बीच के डिस्टेंस को क्या बोलेंगे, फोकल लेंथ। ठीक है, तो ये सारा सब पैरामीटर्स है जिसका यूज करके हम लोग क्या बनाएंगे, डायग्राम बनाएंगे आगे। तो आप लोग ध्यान रखना है इस पे। अब थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़ते हैं और इसी पैरामीटर्स का यूज करके हम लोग इमेज फॉर्मेशन करेंगे। ठीक है, रे ऑफ लाइट्स के बारे में तो हमें पता चल गया क्या होता है, अब क्या करना है, हमें इमेज बनाना है। तो सबसे पहले हमें कि जो हमारे रे डायग्राम जो हमें वो सीखना पड़ेगा। लेंस की रे डायग्राम क्या होता है, बेसिक रे डायग्राम क्या है, कौन सा रे कैसे आती है, कहाँ पे मीट होती है, तभी तो पता चलेगा ना कि कहाँ इमेज बनेगी। ठीक है, तो हम आगे एक हेडिंग डाल लीजिए थोड़ा सा, और यहाँ पर लिखिए इमेज फॉर्मेशंस इन लेंस यूजिंग रे डायग्राम। ठीक है, देखो पहला जो रे ऑफ लाइट्स आपको बताएगा, कॉन्वेक्स लेंस का बात कर लेंगे कि मान लो ये हमारा क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस है, तो जो भी रे ऑफ लाइट्स आएगी पैरेलल वाली, वो हमेशा क्या होगा, आपको ये बताया गया कि इसमें F1 और F2 होती है, इसमें तो कोई शक नहीं है। प्रिंसिपल फोकस पे आपको ये बताया गया था, फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस एंड सेकेंड प्रिंसिपल फोकस, पता है ना, वो पॉइंट जहाँ से कोई रे ऑफ लाइट्स पैरेलल हो जाती है। तो आपको ये बता रहा कि हम इमेज फॉर्मेशन कैसे करेंगे, उसके लिए हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे रे डायग्राम को सीख रहे हैं। तो अब बताओ कि कोई भी रे पैरेलल आएगी तो वो हमेशा कहाँ से गुजर जाएगी, फोकस से गुजर जाएगी। तो ये आपकी फर्स्ट वाली हो गई। इसी तरह से कॉनकैव मिरर में भी होगा, सॉरी कॉनकैव लेंस में भी होगा। अब बताओ ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस हो गई, यहाँ पे पैरेलल रे ऑफ लाइट्स आएगी तो ये हमेशा क्या होगा, क्योंकि इसको तो डाइवर्जिंग लेंस बोलते हैं, तो ये हमेशा कहाँ पे मिलेगी आपको, F1 पे मिलती है। ठीक है, और इसमें क्या होता है, हमेशा F2 पे मिलती है, तो इसका फोकस हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव होगी, इसके क्या होगी, निगेटिव होगी। तो आप कॉन्वेक्स लेंस में बात करना है तो हमेशा F1 F2 देगा, अब इसमें हमेशा क्या देगा, F1 देगा। ठीक है, अब देखो तो ये चीज़ सीख लिया आपने। पहला चीज़ ये सीखा कि कोई रे ऑफ लाइट्स पैरेलल जाती है तो वहाँ कहाँ से गुजरेगी, फोकस से गुजरेगी। ठीक है, अगर कोई रे ऑफ लाइट्स अगर उल्टा हुआ, मान लो हमारा क्या है ये हमारा क्या है फोकस F1, ये क्या है हमारा F2, अगर कोई रे ऑफ लाइट्स फोकस से गुजरी, ये हमेशा पता है आपको बीच में क्या होती है, हमारा नॉर्मल होती है। तो फोकस से गुजरने के बाद क्या हो जाएगी, ये पैरेलल हो जाएगी। किसके पैरेलल हो जाएगी, जो हमारा प्रिंसिपल एक्सिस है उसके पैरेलल हो जाएगी। तो यही सेम केस हो गया हमारा किसमें, कैव में, कॉनकैव। ये हमारे प्रिंसिपल फोकस, ये हमारा F1, ये हमारा F2। कोई दिक्कत है,
ये हमारे बीच की क्या हो जाएगी, नॉर्मल हो जाएगी। आपको बताया गया है कि कोई रे ऑफ लाइट जो होगा आपको F2 पाएगी। मान लो ये हमारा क्या है, F2, इस तरह से F2 पा रही, F2 पा रही ना, तो फोकस से गुजरेगी तो कोई भी रे ऑफ लाइट से हमेशा क्या कर देगी, पैरेलल कर देगी, इस तरह से पैरेलल कर देगी। कोई दिक्कत है, तो ये हमेशा F2 देगी। F2 क्या होगा, हमेशा पॉजिटिव होगा। और इसी तरह से ये हो गया आप सेकेंड प्रॉपर्टी रे ऑफ डायग्राम की। अब इसी तरह से थर्ड पे चलते हैं। इसका यूज करके आपको बाद में पूछा जाएगा कि जब हम इमेज बनाएंगे तो उस टाइम से आपसे पूछा जाएगा, आप तुरंत तुरंत कमेंट सेक्शन में डालते जाना। देखो ये क्या है हमारा, वैक्स है, कॉन्वैक्स। ये क्या है हमारा, कैव है। ठीक है, अब एक बात बताओ, ये हमारा क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस। इसके बारे में तो हम ऑलरेडी पहले ही बता चुके हैं। इससे कोई रे ऑफ लाइट्स गुजरेगी तो ये क्या हो जाएगा, विदाउट एनी डेविएशंस गुजर जाएगी। ठीक है, तो आप इसी का यूज करके हम आगे इमेज सीखने वाले हैं, इमेज कैसे फॉर्म होती है। तो सबसे पहले सीखेंगे कॉनकेव लेंस, सॉरी कॉन्वेक्स लेंस, फिर सीखेंगे हम लोग कॉनकेव लेंस। तो आप एक हेडिंग डाल लो यहां पे, फॉर्मेशंस ऑफ इमेज बाय कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, तो वही सेम केस होगा यहां पर भी। आपको जिस तरह से हम लोग मिरर में सिखाया था वही सेम केस होगा। मान लो यहाँ पे कोई आपको लेंस हो गई, तो आपको लेंस में क्या क्या होता है, प्रिंसिपल एक्सिस, F1, F2, ये हो जाएगा F2 to F2। ठीक है, एक्चुअली होता क्या है ना, इसको हम लोग C बोलते थे, C1 जो बताया गया था ना आपको, C1 और C2। लेकिन यहाँ हम लेंस में C1 C2 नहीं लिख करके इसको 2F1 जो है ना, उसी को क्या करते हैं, हम दुगुना कर देते हैं। ठीक है, तो ये F1 डिस्टेंस हो गया लेंथ, ये हो गया 2F1। इसी तरह से ये हो गया F2, ये हो गया 2F2। आपको पता है ना, C जो होता है 2F होता है, 2F, F बराबर R/2 याद है ना, R बराबर क्या हो रहा था, 2F। तो इसी तरह से यहाँ पे फोकल लेंथ में केस में होगा कि C और F जो होता है हमारा दोगुना हो जाता है। अब एक बात बताओ, इस केस में भी क्या होगा, वही सेम। कितने केसेस होंगे, 6 केसेस होंगे। 6 केसेस कैसे होंगे, आपको क्या होगा, एक इन्फिनिटी पे होगा। ठीक है, एक इन्फिनिटी होगा तो आप एक 2F1 के पास होगा। ठीक है, एक 2F1 के पास हो जाएगा तो एक 2F1 पे होगा, एक ये दोनों के बीच में होगा। मैक्सिमम पॉसिबिलिटी केस कितना है वो सारा हम लोग कंसिडर कर लेंगे। एक यहाँ पे हो गया, ठीक है, यही होगा ना। तो यही होगा आपका। तो टोटल 6 केस बनेगा। एक केस यहाँ हो गया, 1 2 3 4 5 6, ये 6 केसेस मैक्सिमम पॉसिबिलिटी होता है जो लेंस के केस में बनता है। तो वो हम लोग एक एक करके नए सीखेंगे। ठीक है, इसलिए 6 केस ही हमेशा इसमें डिस्क्राइब किया जाता है। अब देखेंगे अगला जो कॉनकैव, ये तो हमारा कॉन्वेक्स हो गई। जब कॉनकैव के केस में देखेंगे कितना केस बनता है। फिलहाल अभी हमारे पास इसमें क्या होता है, 6 केस ही बन रहा है। तो आगे हम देखते हैं 6 केस में पहला केस क्या है हमारे पास, पहला केस है हमारे पास इन्फिनिटी पे कैसे बनती है। तो इसी तरह से हम इमेज का नेचर
पोजिशंस ऑफ इमेज सब लिखेंगे, जिस तरह से हम लोग मिरर में लिख रहे थे उसी तरह से हम लोग लेंस में लिखेंगे। तो पहला केस डाल दीजिए आप, इन्फिनिटी पे होगी, इन्फिनिटी पे तो होगी तो कैसे होगी, हम लोग किस में सीख रहे हैं अभी, कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, ये आपको इंपॉर्टेंट होते हैं एग्जाम पर्पज से, पेपर के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इमेज फॉर्मेशंस के लिए, इसलिए मैं आप लोगों को सिखा रहा हूँ, ध्यान से सीखें। तो पहला इन्फिनिटी केस में मान लो हमने कॉन्वेक्स लेंस लिया, कॉन्वेक्स लेंस हमेशा क्या होता है, उठा हुआ होता है। तो इस तरह से बनाना, ये ऑप्टिकल एक्सिस, ये F1, ये क्या हो जाएगा F2। अब इसी का क्या होगा, दुगुना हो जाएगा 2F1, ये हो जाएगा 2F2। तो आपको बताया है कि जब मान लो हमारे इन्फिनिटी पे कोई ऑब्जेक्ट रखी हुई है तो इन्फिनिटी से इसकी रे ऑफ लाइट्स क्या होगी, पैरेलल आएगी। मान लो बहुत सारे रे ऑफ लाइट्स इस तरह से आ रही है, तो इसकी नॉर्मल पड़ेगी। ये आपको बताया है कि जो हमारी ऑब्जेक्ट होगी बहुत दूर रखी हुई इन्फिनिटी पे, तो आपको पता है पैरेलल लाइन हमेशा कहाँ से गुजरती है, फोकस से गुजरती है। ये चीज़ तो आपको पता है क्योंकि मैंने इसको बहुत बार बोल दिया है। सॉरी, ये कैसे बन गया यार, ये फोकस से गुजरेगी इस तरह से। फिगर हो सकता है अच्छा ना बनाओ, तो कृपया आप लोग सही कर लेना क्योंकि मेरी ड्राइंग पावर इतनी अच्छी नहीं है। तो आपको ये बता दिया कि जो रे ऑफ लाइट्स आपको इन्फिनिटी से आ रही है वो हमेशा कहाँ से जाएगी, आपको फोकस से गुजरेगी। तो आप बताओ, अगर आपसे पोजीशंस ऑफ इमेज पूछ लिए देंगे तो पोजीशन ऑफ इमेज बता दोगे तो कहाँ बनेगी, एट F2 पर बनेगी, यहीं पर छोटी सी इमेज बनेगी। और इमेज कैसे होगी, अब और बताया था कि रियल इमेज को चाहे रिफ्लेक्शन हो या रिफ्रैक्शन, जहाँ मीट करेगी इमेज वहीं बनेगी। अगर रियल में मीट करेगी तो रियल इमेज बनेगी, अगर वर्चुअल में मीट करेगी तो वर्चुअल इमेज बनेगी। ठीक है, तो यहाँ पे देखो हमारे जो रे ऑफ लाइट आफ्टर रिफ्रैक्शंस, ये क्या हो रहा है, मीट हो रहा है कहाँ पे, फोकस पे। तो हमारी इमेज कहाँ बनेगी, F2 पे। और नेचर कैसा होगा, नेचर अगर आपसे पूछ दिया नेचर कैसा हो जाएगा, तो रियल हो जाएगा, रियल होगा। और क्या हो जाएगा, इन्वर्टेड हो जाएगा। मतलब जो इमेज यहाँ पर थी इसकी क्या हो जाएगी, उल्टी हो जाएगी। और क्या होगी, एंड एक्सट्रीमली, मतलब एक्सट्रीमली डिमिनिश्ड होगी। इसलिए तो बहुत दूर की ऑब्जेक्ट जो हम लेंस के थ्रू भी देखते हैं तो क्या होता है, बहुत छोटी सी दिखाई पड़ती है। ऐसा तो नहीं बहुत बड़ा दिखाई पड़ता, वो दूर की चीज़ है। तो इसमें भी, लेंस में भी केस में क्या होगा, धीरे धीरे जब पास आएंगे तो इमेज का भी हाइट साइज चेंज होते जाएगा। तो पहला केस हमने आप लोगों को क्लियर हो गया होगा, इन्फिनिटी पर जब भी आती है तो फोकस से बनाती है और ऑब्जेक्ट की इमेज जो होगा वो एक्सट्रीमली डिमिनिश्ड होगी। लिख लिया। तो अब दूसरा केस पे चलते हैं हम लोग। दूसरा केस है क्या हमारा, दूसरा केस है हमारा, मान लो ये कॉन्वेक्स लेंस था हमारा, ये हमारा क्या है, कॉन्वेक्स लेंस। अब देखो ये हमारा ऑप्टिकल एक्सिस, ये हमारा F1, ये हमारा 2F1। अब तो सीख गए होंगे F2, ये हो जाएगा हमारा 2F2। अब देखो हमने बताया था कि एक इन्फिनिटी पे होगी, एक अगर 2F2 के पास होगी। मान लो हमारा A है, ये हमारा B है, ये ऑब्जेक्ट है। तो आपको ये बताया गया था कि जब भी यहाँ से कोई पैरेलल रे ऑफ लाइंस गुजरेगी तो ये नॉर्मल से क्या हो जाएगी, आपको फोकस से गुजरेगी, F2 से। इसमें कोई दिक्कत नहीं। मान लो एक रे ऑफ लाइट्स यहाँ से ऑप्टिकल एक्सिस से गुजरी, तो आपको पहले ही बताया गया ऑप्टिकल एक्सिस से कोई भी रे ऑफ लाइट्स गुजरेगी तो ये हमेशा क्या हो जाएगी, कोई डेविएशंस नहीं होगी, ये ऐसे ही गुजर जाएगी। ठीक है, तो आपको देखो
आफ्टर रिफ्रैक्शन रे ऑफ लाइट जहाँ मीट करेगी इमेज क्या बनेगी, वही बनेगी। तो ये इमेज आपको इन्वर्टेड दिख रही है, मतलब उल्टी इमेज बनेगी हमारी, मतलब उल्टा जो था आपको ये बी डैश हो जाएगा, ये ए डैश हो जाएगा, ठीक है, ए डैश, सॉरी। तो आप देखो जो जो 2f1 और इन्फिनिटी के बीच में थी उसकी इमेज f2 और 2f2 के बीच में बना है, ठीक है। तो ये हमारे से कहाँ बनेगी, 2f2 के बियॉन्ड बनेगी। तो आपसे अगर पोजिशंस ऑफ इमेज पूछ लेंगे तो क्या बताएंगे, f2 और 2f2 के बीच में बनेगी। कोई दिक्कत, यहाँ पर देख रहे हो इमेज f2 और 2f2 के बीच में है। और आपको नेचर पूछ लिया जाएगा तो नेचर क्या हो जाएगा इसका, रियल बनेगा। और क्या बनेगा, इन्वर्टेड है ना, उल्टा है ना, और इन्वर्टेड बनेगा। और क्या बनेगा, डिमिनिश्ड बनेगा, मतलब थोड़ा सा जो पहले बन रहा था इन्फिनाइट पे अब थोड़ा सा उससे क्या होगा, बड़ा बनेगा। तो ये डिमिनिश्ड होगा, एक्सट्रीमली नहीं होगा, ये डिमिनिश्ड होगा, ठीक है। ये क्लियर हो गया आपको। अब थोड़ा सा और चलते हैं हम लोग, इस इमेज को ये जो ऑब्जेक्ट था इसको उठा के यहाँ पे 2f2 पर लाते हैं। तो ये हमारा कौन सा केस बन जाएगा, केस थर्ड बन जाएगा। देखो आप केस थर्ड पे चलते हैं हम लोग। केस थर्ड में क्या करते हैं, इमेज बनाने की कोशिश करते हैं ऑब्जेक्ट को कहाँ पर रख के, 2f1 पे रख के। तो ये हमने एक लेंस लेना है, लेंस तो हमेशा लेना है। ये हमारा क्या, प्रिंसिपल एक्सिस, ये हमारा क्या होता है, लेंस का नॉर्मल होता है जिसको ओ पॉइंट बोलते हैं। मान लो ये हमारा f1 था, ये हमारा क्या था, सॉरी ये 2f2 था, ये 2f2, ये 2f2, ये हो गया f1, ये हो गया 2f1। अब एक बात बताओ, हमने क्या बोला था, ऑब्जेक्ट को कहाँ रखना है, 2f1 पे रखना है, ठीक है। अब यहाँ से कोई भी रे ऑफ लाइट जाएगी नॉर्मल पे तो ये हमेशा कहाँ से गुजारेगी, फोकस से गुजारेगी, कोई दिक्कत नहीं, गुजार दिया। अब एक बात बताओ, आपको एक रे ऑफ लाइट्स ऑप्टिकल एक्सिस से गुजारो, ऑप्टिकल एक्सिस से गुजारेंगे, सॉरी 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 सॉरी, ये आपको मीट कहाँ करेगा, 2f2 पे करेगा, ठीक है। तो जब भी आपको 2f1 की ऑब्जेक्ट का इमेज जो होगा 2f2 पे बनाएगा, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसकी पोजीशंस आपको पूछ लिया जाए, PI पोजीशंस ऑफ इमेज, तो कहाँ बताओगे, एट 2f2। नोट्स बना रहे हो ना आप लोग, नोट्स बनाते रहना यार, मैं थोड़ा सा मेहनत कर रहा हूँ, आप लोग भी कर लो मेहनत थोड़ा सा, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ताकि बाद में आपको रिवीजन करने में दिक्कत नहीं होगी, क्वेश्चन करेंगे तो उसमें दिक्कत नहीं होगी। तो आप लोग प्लीज़, हाँ लाइक सब्सक्राइब ये कर लेना ज़रूर, भूल गए हो आप लोग तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड कुछ कमेंट करते रहना ताकि मज़ा आए, हमें भी लगा कि हाँ मैं थोड़ा मेहनत कर रहा हूँ तो आप लोग भी कुछ रिस्पॉन्स दे रहे हो। अब देखो नेचर ऑफ इमेज बोलेंगे, NI लिख लेते शॉर्ट फॉर्म, ठीक है। नेचर ऑफ इमेज क्या हो जाएगा, अब बताओ कि ये है, ये दो जो हमारी A डैश B डैश थी, ये हमारे क्या था, मान लो हमने ये हमारे A थी, ये B थी, तो ये हमारे B डैश और A डैश इमेज बनेगी। और देखो, और रियल रे हमारी क्या हो रही है, ये रे ऑफ लाइट्स जो गुजर रही थी, आफ्टर क्या होता है, रिफ्रैक्शंस रियल में क्या हो रहा है, मीट हो रहा है, तो रियल में मीट हो रहा है, क्या बनेगा, रियल बनेगा। और क्या बनेगा, इन्वर्टेड बनेगा। और क्या बनेगा, सेम साइज बन रहा है। आप यहाँ पे देख रहे हो जो साइज इसकी है वही इसकी साइज है, सेम साइज। तो जब भी 2f2 पे कोई ऑब्जेक्ट होगी उसकी साइज क्या हो जाएगी, सेम हो जाएगी, ठीक है। तो अब इसी ऑब्जेक्ट को खिसका करके 2f1 और f2 के बीच में लाएंगे यहाँ पे, तो ये हमारे केस कौन सी हो जाएगी, थर्ड हो जाएगी। तो मैक्सिमम पॉसिबिलिटी जो है वो लोग हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं। थर्ड के बाद यहाँ पे फोर्थ डाल लो। फोर्थ में क्या करना है, हमें ऑब्जेक्ट को कहाँ खिसका के लाना है, f1 और 2f1 के बीच में। मान लो हमारा ऑप्टिकल एक्सिस ये f1, ये हमारा 2f1,
ये हमारा F2, ये हो जाएगा 2F2। तो इमेज हम ऑब्जेक्ट कहाँ रख रहे हैं, यहाँ पे से ये हमारा क्या होती है, नॉर्मल होती है, ये तो पता है, सब पता है। यहाँ रे ऑफ लाइट, पैरेलल रे ऑफ लाइट हमेशा कहाँ से गुजरेगी, फोकस से गुजर गई। यार ये फोकस यहाँ थोड़ी ना, मान लो यहाँ से गुजरी तो यहीं लगा देते हैं, ठीक है। तो पैरेलल फोकस से गुजर गई F2 से। और देखो कोई ऑप्टिकल एक्सिस से गुजरेगी, ओह सॉरी, ये कुछ तो गड़बड़ हो गया है, ये ऐसे नहीं गुजरेगी, कुछ यहाँ पे मीट करेगी, बाहर मीट करेगी। फिर से बना लेता हूँ एक बार, गड़बड़ हो गया, ठीक है। ये O हो गया, ये F2, ये 2F2, ये F1, ये 2F1। तो हमने इमेज यहाँ रखना है, ऑब्जेक्ट यहाँ से पैरेलल में गुजरेगी, तो ये हमेशा F1 F2 के पास से गुजर जाएगी, और ये क्या हो जाएगी, ये इधर मीट करेगी, और ये क्या हो जाएगी, ये बड़ा सा इमेज बन रहा है। तो अब एक बात बताओ, इससे क्या दिख रहा है आपको, यही दिख रहा है ना कि धीरे धीरे जब हम लेंस के पास से आ रहे हैं तो ऑब्जेक्ट की इमेज भी, इमेज जो है वो धीरे धीरे क्या हो रहा है, बड़ा हो रहा है। ये सेम केस हमारे मिरर में ही हो रही थी, जब तब मिरर के पास आ जा रहे थे तो आफ्टर रिफ्लेक्शन हमारी इमेज को हाइट जो साइज थी वो धीरे धीरे बड़ी हो रही थी। सेम क्या हो रहा है, लेंस केस में भी हो रहा है। अब ये हमारा क्या है, ए, ये हमारा बी, ये हमारा बी डैश, और ये ए डैश, और ये क्या हो रहा है, इन्वर्टेड है, रियल है। जो हमारी इमेज रे ऑफ लाइट्स हो रही है वो रियल में मीट कर रहा है, तो रियल इमेज बनेगी, इन्वर्टेड बनेगी और मैग्नीफाइड बनेगी। जो हमारी ये थी उससे थोड़ी सी क्या हो रही है, बड़ी हो रही है, तो मैग्नीफाइड हो रही है। तो अगर आपको पोजीशंस ऑफ इमेज पूछ दिया जाए तो आप बता देना सीधा कि हाँ कहाँ बनती है, बियॉन्ड 2F2, 2F2 के बाद बनती है, ठीक है, बियॉन्ड 2F2। और आपको इसकी नेचर कैसी होती है, अगर नेचर पूछ दिया जाए तो नेचर बता देना कैसा होता है, रियल होता है, इन्वर्टेड होता है एंड मैग्नीफाइड होता है। ठीक है, तो ये आपकी हो गई फोर्थ। देखो हम कंप्लीट सिलेबस करने वाले हैं और हर एक चीज़ हम कर रहे हैं, तो आप लोग प्लीज़ हमारे साथ बने रहिए। और हमने सारे जो ऑलमोस्ट जितने चैप्टर्स होते हैं आपके 10th क्लास के सारे को कवर किया, मैंने 100% अपना दिया है। आप जाके उसको भी देख सकते हो, आपको कोई भी चीज़ें नहीं छोड़ी है, ठीक है। अब देखो, अब हम क्या करेंगे, इस ऑब्जेक्ट को उठा के कहाँ लाएंगे, F1 पर लाएंगे, ठीक है। तो ये हमारे केस कौन सी बन जाएगी, 5 केस बन जाएगी। इसको लाते हैं F1 पे, देखते हैं क्या होता है F1 पे। तो जल्दी से आप लेंस बना लो, आप तो खुद से बनाना सीख लिए होंगे। देखो अब जल्दी से एक लेंस बना लेते हैं हम लोग। ये लेंस बना लिया, ये हमारा ऑप्टिकल एक्सिस हो गया, ये हमारा F2 हो गया, ये 2F2 हो गया, ये हमारा F1 हो गया, ये हमारा 2F1 हो गया। अब एक बात बताओ, हमने बताया था कहाँ पर लेंस लाना है, हमारा जो F1 है वहाँ पे, यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखेंगे। अब यहाँ से कोई लाइन पैरेलल जाएगी, ये हमारा नॉर्मल होगी, नॉन पे जाएगी, तब हमेशा किस पे जाएगी, फोकस से गुजरेगी, इसमें तो कोई शक नहीं है। और आपको ये भी बताया गया है दूसरी प्रॉपर्टी, जब भी कोई रे ऑफ लाइट्स प्रिंसिपल ऑप्टिकल एक्सिस से गुजरती है तो उसमें कोई डेविएशंस नहीं होती है, तो इसमें कोई डेविएशंस नहीं होगी। आपको ये देख रहा है ना, आप ये देख रहे हैं कि दोनों रे ऑफ लाइट जो हो गया पैरेलल हो गया, ठीक है। अब ये इन्फिनिटी पे मीट करेगा,
जब भी कोई ऑब्जेक्ट को आप फोकस पर रखेंगे तो वो कहाँ पे बनाएगी इमेज, हाईली मैग्नीफाइड, मतलब बहुत ज़्यादा बड़ा इमेज बना के देगी आपको। तो फोकस पर जो भी ऑब्जेक्ट रखेंगे उसकी क्या इमेज इन्फिनाइट पे बन रही है, ठीक है। तो और ये क्या हो रही है, जो हमारे रे ऑफ लाइट्स आफ्टर रिफ्लेक्शंस, ये क्या बन रही है, रियल बन रही है। तो अगर आपसे पोजिशंस ऑफ इमेज पूछेगा तो आप क्या बताओगे, एट इन्फिनिटी बनाओगे। और नेचर पूछ दोगे तो क्या क्या बताओगे, इसकी नेचर ऑफ इमेज कैसी होती है, मतलब नेचर नेचर इन द सेंस ऑफ कहता है नेचर एंड साइज ऑफ इमेज का बात करेंगे तो इसकी क्या हो जाएगी, व्हाट रियल बनाएगी, रियल तो बनाएगी ही बनाएगी, और क्या हो जाएगी, इन्वर्टेड होगी, और क्या होगी, हाईली मैग्नीफाइड होगी। ठीक है। हाँ, अब देखो, अब इसी ऑब्जेक्ट को उठा करके हम फोकस और ऑप्टिकल एक्सिस के बीच में लाते हैं, तो ये आपकी कौन सी केस बन जाएगी, छठा केस बन जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पर एक इस तरह से ये ले लो, लेंस बना लो, ये हमारा ऑप्टिकल एक्सिस, ये हो जाएगा हमारा नॉर्मल। ठीक है। ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस, ये हमारा F1 F2, ये हो जाएगा 2F2, ये हो जाएगा F1, ये हो जाएगा 2F1। ठीक है। तो अब हमने क्या करना है, ऑब्जेक्ट को उठाकर यहाँ लाना है। ठीक है। अब बताओ, यहाँ से जो पैरेलल रे ऑफ लाइट जाएगी, ठीक है, तो ये कहाँ से गुजारेगी, फोकस से गुजारेगी। अब कोई ऑप्टिकल एक्सिस से जाएगी तो विदाउट डेविएशन चेंज नहीं होगी, इसमें कोई भी चेंज नहीं होगा ना। अब देखो, एक रे ऑफ लाइट पैरेलल गई, एक रे ऑफ लाइट ऑप्टिकल एक्सिस से गुजर गई, तो ये कहीं मीट नहीं करेगी इधर। तो इमेज बनाने के लिए हमें कहीं ना कहीं तो मीट कराना पड़ेगा ना। तो हम क्या करते हैं, इसको वर्चुअली मीट करवाते हैं। तो वर्चुअली क्या करना है, हमें पीछे बढ़ाना पड़ेगा इधर। ये हमने क्या किया, इसको पीछे बढ़ा लिया। ठीक है। तो अब हम देख रहे हैं कि जो इसकी F1 और F2 के बीच हमें इसकी इमेज मिल रही है। ठीक है। तो ये आपका मान लो ए, ये हमारा ए था, ये बी था, तो ये आपका ए डैश और बी डैश, ये आपकी इमेज बना के देगी। तो अगर आपसे कोई पूछ दिया जो प्रिंसिपल एक्सिस और फोकस के बीच में अगर आपका ऑब्जेक्ट रखा है तो इसका कहाँ बनेगी, सेम साइड बनेगी, मतलब लेंस के क्या हो रहे, सेम साइड बन रही है। ठीक है। तो अगर आपको पोजिशन ऑफ इमेज पूछा जाए तो क्या बोलोगे, ऑन सेम साइड ऑफ द लेंस एज द ऑब्जेक्ट। ठीक है। और नेचर पूछ दिया जाएगा तो अब बताओ यहाँ पे नेचर कैसा हुआ, नेचर एंड, अब बताओ, तो ये जो हमारे रे ऑफ लाइट यहाँ से रिफ्लेक्ट होके इधर आई थी, लेकिन हमने क्या किया था, इसको वर्चुअली बढ़ा करके मीट कराया था। अब एक बात बताओ, अब ये वर्चुअली मीट कर रही है ना हमारे रे ऑफ लाइट, आपको बताया गया था रियल नेचर जो हो गई इमेज की वो डिपेंड्स करेगा आपकी रिफ्रैक्शन या रिफ्लेक्शंस लाइट के मीट करने पर। यहाँ पे हमारी रिफ्रैक्शंस ऑफ लाइट जो मीट कर रही है ये वर्चुअली मीट कर रही है, तो ये इमेज नेचर क्या हो जाएगा आपका, वर्चुअल हो जाएगा। और बताओ, ये जो और क्या हो जाएगा, इरेक्ट होगा। ठीक है। इरेक्ट मतलब क्या होता है, सीधा। देखो ये ए बी था, तो ये ए डैश बी डैश, मतलब जो इमेज ऑब्जेक्ट हमारा ऊपर था इसका भी नोकीला क्या है, ऊपर ही है, तो मतलब सेम डायरेक्शन में, मतलब इरेक्ट बनेगा, इन्वर्टेड नहीं बनेगा, ये इरेक्ट बनेगा। और ये मैग्नीफाइड बनेगा, मतलब जो हमारे इमेज ऑब्जेक्ट इतनी बड़ी थी उसकी इमेज जो हुआ इतनी बड़ा बनी बना करके दिखा रही है, मतलब मैग्नीफाई करके दिखा रही है। तो ये आपकी नेचर होगी, वर्चुअल, इरेक्ट एंड मैग्नीफाइड। तो ये आपकी 6 का 6 केस मैंने आपको कंप्लीट करवाया है कॉन्वेक्स लेंस का। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग कॉनकैव लेंस के लिए। ठीक है।
तो इसको हटाते हैं और कॉनकेव लेंस पे चलते हैं। धीरे धीरे हम लोग को आगे बढ़ना पड़ेगा क्योंकि बहुत सारा चीज़ बचा हुआ है इसमें भी। तो इसको हटा देते हैं और कॉन CAV कॉब कॉनकेव लेंस। तो अब एक बात बताओ, कॉनकेव लेंस जिस तरह से आपको वहाँ पे भी हमने सिखाया था कि कॉन्वेक्स लेंस में दो बन रहा था, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, उल्टा होगा। कॉनकेव लेंस में दो ही आएगा। कैसे आएगा, यहाँ देखो, ये हमारा क्या हो, नॉर्मल, ये हो गया आपका ऑप्टिकल एक्सिस, ये हो गया F2, ये हो जाएगा 2F2, ये हो जाएगा F1, ये हो जाएगा 2F1। अब देखो ऑब्जेक्ट यहाँ पे क्या होगा, अगर इन्फिनिटी पर रखते हैं तो मान लो यहाँ पे कोई इन्फिनिटी पे है ऑब्जेक्ट, यहाँ से कोई रे ऑफ लाइट्स आया तो ये क्या करता है, डाइवर्जिंग कर देता है। यही नहीं करता है, ये हमेशा क्या करता है, डाइवर्ज कर देता है। तो डाइवर्ज जब कर देगा तो इमेज कहाँ बनेगा, इमेज बनाने के लिए इसको क्या कराना पड़ेगा, हमें मीट कराना पड़ेगा। तो ये हमेशा कैसे होगा, वर्चुअल इमेज बनाएगा। तो आपको इन्फिनिटी के केस में क्या होगा, हमेशा पैरेलल रे ऑफ लाइट्स आएगी और यह क्या करेगा, फोकस पे मिलाएगा। तो ये फर्स्ट केस हो गई एट इन्फिनिटी का। इसमें भी क्या होगा, इस तरह से दो ही केस बनते हैं, ठीक है, एट इन्फिनिटी। और दूसरी केस हो जाएगी आपको, मान लो ये आपको कॉनकेव लेंस है, इसी तरह से ये नॉर्मल होगी इसकी, ये हो जाएगी F2, ये हो जाएगी 2F2, ये हो जाएगी F1, ये हो जाएगी 2F1। अब देखो यहाँ पे ये B पे कोई पॉइंट्स है, मान लो हमने क्या किया, या एक तो या तो इन्फिनिटी पे होगी या क्या होगा F2 और F1 के बीच में होगी, ठीक है। तो यहाँ से कोई रे ऑफ लाइट्स इस पर आप पैरेलल आई तो ये क्या किया, डाइवर्ज कर दिया। डाइवर्ज कर दिया तो अब एक बात बताओ, ये कहाँ पे मीट करेगी, आपको फोकस पे मीट करेगी। अब मान लो एक रे ऑफ लाइट्स कहाँ से गुजर गई, ऑप्टिकल एक्सिस से गुजर गई। ऑप्टिकल एक्सिस से जो भी रे ऑफ लाइट जाएगी वो क्या हो जाएगी, वो विदाउट एनी डेविएशन पास कर जाएगी। तो हमारे मीट कहाँ हो रही है, यहाँ पे मीट हो रही है। अब बताओ जो हमारे F1 और 2F1 के बीच में हो रही है, इसकी इमेज कहाँ बन रही है, यहाँ बन रही है, ठीक है। अब देखो इसमें पोजिशंस ऑफ इमेज का बात करेंगे, पोजिशंस ऑफ इमेज बनाएंगे तो कहाँ बनेगा, एट फोकस पे, सेम साइड में बनेगा, सेम साइड में बन रहा है ना, एट फोकस ऑन सेम साइड, ठीक है। और नेचर कैसा हो जाएगा आपका, आपको ये देखो वर्चुअली मीट करवा रहे थे ना, रियल इमेज तो नहीं मिल रहा है, तो इसको बोलेंगे वर्चुअल, वर्चुअल इरेक्ट एंड हाईली डिमिनिश्ड। बहुत छोटा इमेज बना के देगा, फोकस पे जब भी कोई इमेज बनाता है ना तो छोटा इमेज बनाता है। इसमें क्या हो जाएगा, बिटवीन कहाँ बना रहे, ऑप्टिकल एक्सिस और इसमें बात करोगे तो फोकस और एंड ऑप्टिकल एक्सिस, ऑप्टिकल सेंटर बात, चलो ऑप्टिकल सेंटर, फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में बना रहा है, ऑप्टिकल सेंटर है फोकस के बीच में बनाता है। और ये क्या होता है, वर्चुअल रे को मीट करा रहे हैं ना। तो हमेशा देखो कि कॉनकेव लेंस में हमेशा वर्चुअल इमेज बना रही है, ठीक है। और इसका नेचर का बात कर लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, वर्चुअल बना देगा, वर्चुअल एंड थोड़े सा बड़ा बताएगा, डिमिनिश्ड होगा। उसमें क्या था, हाईली डिमिनिश्ड था, इसमें क्या होगा, डिमिनिश्ड होगा। तो ये आपकी लेंस खत्म हो गई, लेंस में आपको कॉनकेव लेंस एंड कॉन्वेक्स लेंस खत्म कर दिया, ठीक है। और नेक्स्ट क्लास में हम यही खत्म ही कर लेते, थोड़ा सा बचा है लेंस फार्मूला। आपको यहाँ पे ज़्यादा करना के लेंस फार्मूला में कुछ ज़्यादा नहीं करना है, सिर्फ फार्मूला लिख देते हैं,
उसका यूज करना है हमें क्वेश्चन बनाने में। और साइन कन्वेंशन जैसे हम लोग कॉन्वेक्स मिरर में यूज कर रहे थे, सेम साइन कन्वेंशन यहाँ भी यूज करना है। तो हमारा लेंस फॉर्मूला यहाँ पे हेडिंग डाल लो। लेंस फॉर्मूला हमारा क्या होता है, आपको लेंस फॉर्मूला याद रखना, 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f। बस ये फॉर्मूला याद रखना। आगे जब हम क्वेश्चन कराएंगे तो वो आपको बताना होगा वहाँ पे, ठीक है। अब क्यों होता है, कैसे होता है, ये आपको अभी नहीं सीखना है, जब हम 12th में जाएंगे तो वहाँ सीखेंगे, 11th 12th में। इसी तरह से इसमें भी क्या होता है, मैग्निफिकेशन होता है। मैग्निफिकेशन को क्या करते हैं, एम से डिनोट करते हैं। ऐसे ही मैग्निफिकेशन एच हाइट ऑफ इमेज बट्टा हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इक्वल टू ऐसे ही वेलोसिटी ऑफ लाइट बट्टा, ये रिलेशन ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं मिरर के केस में, ठीक है। अब देखो एक नया थोड़ा सा छोटा सा हेडिंग डाल लो, पावर ऑफ लेंस क्या होता है। क्योंकि लेंस की पावर नहीं पता होगा तो किसी आदमी को कैसे लेंस लगाओगे, कि कौन सा लेंस चाहिए, उसको पावर तो पता करना पड़ेगा ना। उसको पावर ऑफ लेंस कैसे पता करते हैं, तो वो आपको यहाँ पर एक हेडिंग डाल लो, पावर ऑफ लेंस जो होता है आपको P इक्वल टू 1/f होता है। अगर आपको फोकल लेंथ पता है तो पावर जस्ट क्या हो जाएगा, जस्ट अपोजिट हो जाता है, ठीक है। तो उसको बोलते हैं पावर ऑफ लेंस। तो अब द एबिलिटी ऑफ अ लेंस टू कन्वर्ज और डाइवर्ज लाइट, ये क्या होता है, हमारा पावर लेंस जो होता है इसको बोल सकते हैं एबिलिटी ऑफ अ लेंस टू कन्वर्ज और डाइवर्ज लाइट रे। अगर आपसे कोई पूछ दिया कि पावर ऑफ लेंस क्या होता है, आपको सिंपल भाषा में बताना कि लाइट रे को कन्वर्ज और डाइवर्ज करने की पावर को ही बोलते हैं हम लोग पावर ऑफ लेंस। P और इक्वल टू क्या होता है, 1/f। अब देखो पावर ऑफ कॉम्बिनेशंस क्या होता है, अगर आपसे पूछा कॉम्बिनेशंस क्या होता है, कॉम्बिनेशंस ऑफ पावर ऑफ लेंस। तो अब देखो 1/f इक्वल टू होता है 1/f1, मतलब वन लेंस का फोकल लेंथ, दूसरे लेंस का, तीसरे लेंस का, इस तरह से सो ऑन। सो जितना आप लेंस को जोड़ते चले जाओ, जो कैमरा है हम लोग देखते हैं ना, जो कैमरा होता है उसमें बहुत सारा लेंस लगा करके हम लोग जूम कैपेसिटी बढ़ाते हैं ना, उसमें क्या होता है फोकल लेंथ क्या होता है, धीरे धीरे हम बढ़ा लेते हैं। जितना लेंस लगाएंगे फोकल लेंथ क्या हो, एडेड होते चला जाता है। तो इस तरह से हम लेंस की पावर क्षमता को बढ़ाते हैं। तो ये आपके पूरे के पूरा चैप्टर खत्म हो गया। नेक्स्ट क्लास में हम पूरे के पूरे क्वेश्चन करने वाले हैं। आप क्या करना, नोट्स बनाना और रिवीजन करके नेक्स्ट क्लास में आप आना है या कमेंट करना है कि हाँ सर मैंने रिवीजन कर लिया। आप इसका क्वेश्चन से करवाइए, मैं करवाऊँगा आप लोगों को, ठीक है। और तब तक के लिए मैंने थोड़ा सा मेहनत किया है, आप लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कर देना यार, इतना मेरे लिए कर देना, ये मेरा मोटिवेशन, ये हमारे क्या सोर्स ऑफ एनर्जी है। तो अब मैं आपके लिए नेक्स्ट क्लास में फिर से मैं एक तैयार होकर आऊँगा। तब तक के लिए आप हमें लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर कर देना। धन्यवाद। हंसते रहिए, पढ़ते रहिए और अच्छे से पढ़िए, ठीक है। धन्यवाद।